नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हम डेली लूसेंट के चैप्टर को करते हैं, चैप्टर वाइज। अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं अपने चैनल पे, और ये मंडे टू फ्राइडे होगा। तो आज है थर्सडे और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हैज़ ऑलरेडी बिन अपलोडेड। उसमें हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड का मीनिंग समझना है और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे चैनल पे। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ लिविंग। और चलिए फिर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज़ लिविंग। द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। लिविंग वर्ड को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग को एक्चुअली ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट हाँ, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी जो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे पता चलता है कि एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि एक बॉटल है, पानी का बॉटल है, वो उसके साइज़ नहीं बढ़ती, उसका ग्रोथ नहीं होता, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। और ट्री को आपने देखा होगा, पेड़ जो है वो बढ़ते रहता है, या पौधा जो है पेड़ बन जाता है, तो ये ग्रोथ हो रहा है उसका। इसका मतलब ये जो पौधा है, पेड़ है, ये लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। तो लिविंग थिंग्स जो होगी वो सेम काइंड, अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक फीचर हो गया जो कि लिविंग थिंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो रहा है, इसी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप आप लोग फिर कभी हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है और एनाबॉलिज्म होता है। पॉजिटिव वाला जो ग्रोथ होता है वो एनाबॉलिज्म की वजह से होता है, जो नेगेटिव ग्रोथ होता है वो कैटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो जो ग्रोथ होता है ना, बेसिकली जो लिविंग बीइंग में ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो जब ग्रोथ होगा लिविंग बीइंग में, तो मेटाबॉलिज्म भी सेल्फ वहाँ पे इंक्लूडेड है, वो फैक्टर। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। लिविंग बीइंग्स हैव एबिलिटी to sense the condition of their surrounding and respond to these stimuli। तो लिविंग थिंग ऐसे चीज़ों को भी हम बोलेंगे, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म को या फिर ऐसी चीज़ों को बोलेंगे, बींग्स को बोलेंगे जो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई पे। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि टच की है, ठीक है। आप एक जैसे आप दूसरे अपने किसी फ्रेंड को टच कीजिए तो उसका रिस्पॉन्स, और एक बॉटल को टच कीजिए उसका रिस्पांस। तो बॉटल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, पटक दीजिएगा तो ज़रूर से वो, जैसे ग्लास बॉटल है तो वो पटक के टूट जाएगा, बट रिएक्ट नहीं करेगा। वो चिल्लाएगा नहीं आप पे, रिएक्ट नहीं करेगा कि क्यों पटक दिया क्या मुझे, क्यों ऐसे, ठीक है। बट आप इंसान को आप एक थप्पड़ मार के देखिए, दूसरा थप्पड़ आपको लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्स। जब भी स्टिमुलाई आप देते हैं तो उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वो सिर्फ लिविंग बीइंग के केसेस में आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूछा जाता है पॉइंट वाइज, ऐसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टर्स जो डिस्टिंग्यूश करते हैं लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से, वो कौन कौन से होते हैं। तो ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। इतना ही छोटा चैप्टर था, नहीं, एक सेकेंड। 514 पेज नंबर एंड दिस इज़, ये है ही। तो चलो उतना ही था। तो हम दूसरा चैप्टर भी कर लेते हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कर लेते हैं। उतना लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बच्चे हैं क्या कि बस उतना ही पढ़ेंगे एक दिन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कर लेते हैं हम। There are millions of organisms. It is impossible to study each individual separately. Classification means to categorize an organism into different groups. Study of an individual of a group gives us idea of rest of member of that group. ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है
कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि आप अगर एक एक इंडिविजुअल को पढ़ने बैठिएगा तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत इम्पॉसिबल टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल को आप नहीं पढ़ सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम कैटेगराइज़ कर देंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में हम कैटेगराइज़ करेंगे। एक जैसे जो कैरेक्टर्स होंगे उसको एक जगह रखा जाएगा, फिर दूसरा एक टाइप ग्रुप बनाएंगे जिसमें उस टाइप के जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उसको वहाँ रख दिया जाएगा। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ताकि एक सेट ऑफ क्रिएचर्स एक ग्रुप में, फिर दूसरे सेट के क्रिएचर्स दूसरे ग्रुप में। तो उसमें आपको क्या होगा कि ग्रुप का आपको फीचर्स पढ़ लेना होगा। ग्रुप का फीचर पता चल गया तो उस ग्रुप में जितने भी एनिमल होंगे ऑन एन एवरेज आपको वो वाली जो फीचर होगी वो मिल ही जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिनियस डिवाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। तो ये जो कार्लस लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट किंगडम को ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक प्लांट में कर दिया, एक एनिमल में कर दिया। तो लिविंग बींग्स को इन्होंने दो कैटेगरी बना दिया, एक तो प्लांट बना दिया, एक एनिमल। प्लांट ऐसा होता है कि फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता है अनलेस कि वो क्रीपर्स हो, जैसे क्लाइंबर्स हो। जैसे आपने देखा होगा कि पंपकिन का जो पौधा है वो ऐसे फैलते जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कोई वाइन हो, जैसे कि ये अंगूर हो ना, अंगूर का जो पौधा होता है, क्लाइंबर होता है, वो ऐसे ऐसे ऊपर जितना उसको ये करेगा उतना ग्रोथ होगा और वो उतना फैलते जाता है। तो उसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे हम, स्टैब्लिश, उसका रूट तो फिक्स है ना। एनिमल के केस में आप लोकोमोशन आप देख सकते हैं एक प्लेस से दूसरा जगह। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, दो किंगडम बना दी, प्लांट बना दिया, किंगडम। और ये इनकी बुक में लिखी हुई है, सिस्टम नेचुरे में लिखा गया है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सिस्टम नेचुरे किसने लिखा। कार्लस लिनियस, आप इसको टिक कर देंगे। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज लेड इन द लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय विच वाज स्टार्टेड बाय लिनियस ओनली। तो आज के तरीके में जो हम किंगडम का ये देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि पाँच टाइप में है, डिवाइडेड है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो स्टार्टिंग किया, इसको जो इनिशिएट किया वो लिनियस जी ही थे, और इन्हीं के सिस्टम पे अभी का जो मॉडर्न सिस्टम है वो बेस्ड है। देयरफॉर कार्लस लिनियस इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसीलिए क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, तो इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, हम लिनियस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान रखिए। ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या ग्लीना, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकन्सिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो बदलते रहता है। जैसे कि वायरस में ही आप देख लीजिए, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तभी वो ग्रो करेगा। वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी में चला गया है, इन्फेक्ट कर चुका है, होस्ट को इन्फेक्ट कर चुका है, तभी वो उसका ग्रोथ है। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे ही रखा हुआ है बाहर बिना किसी होस्ट के सपोर्ट के, तो वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये लिविंग भी हो गया और नॉन लिविंग भी हो गया, लेकिन इसको रख रहे हैं हम किंगडम में, तो रख रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी प्लेसमेंट जो है अभी उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और नया टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का मेथड आना चाहिए। चलिए आज हम देख लेंगे, यहाँ पे आर विटकर जी थे, उनके द्वारा 1969 में जो प्रपोज किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम देखेंगे। इसमें 5 कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी और प्लांटे, फिर एनिमलिया। चलिए अब देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन 1969 बाय आर.एच. विटकर। तो आर.एच. विटकर जी ने 1969 में क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अभी आप देखिए कार्लस लिनियस के टाइम में 2 ही था, प्लांट और एनिमल। 5 हो गया ये 1969 में आके आर.एच. विटकर ने इसको 5 टाइप में कैटेगराइज कर दिया। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स आर इट्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है ना, किस किस बेसिस पे इनको 5 कैटेगरीज में डाला गया है। तो complexity of cell structure, complexity of body of organism, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic
रिलेशनशिप। तो ये सब तरीका है जिसकी वजह से इन लोग को 5 ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया, 5 किंगडम में इसको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला हम देख लेते हैं मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो टाइप ऑफ इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज़म होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया ना, उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक वर्ड आ गया यहाँ पे। तो देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होगा और एक दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। अब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलेंगे कि जिसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फैला हुआ होगा, इसके पास कोई कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म में इसका ये ऑर्गेनिज्म हो गया और इसका ये जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका कोई आउटर कवरिंग नहीं है। ठीक है, इसका आउटर कवरिंग इज़ मिसिंग, तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट बोलेंगे। अब यूकैरियोट हम किसको बोलेंगे? यूकैरियोट हम उसको बोलेंगे कि जिसका जेनेटिक मटेरियल इज़ कन्फाइंड विद इन अ मेम्ब्रेन, तब जाके ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक। और ये जब मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ये जब मेम्ब्रेन यहाँ से हम हटा देंगे और जेनेटिक मटेरियल इनका फैल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब ये जो किंगडम है, यहाँ पे आप 5 क्लासेस देख रहे हैं ना, 5 किंगडम देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो है ये है प्रोकैरियोट और बाकी ये सब सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब इन सब सारे के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा इनका कन्फाइंड होगा, एक सेल, इनकी जो जेनेटिक मटेरियल होगी न्यूक्लियस के अंदर होगी और अच्छे से डेवलप करके वो बंद रहेगा एक मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। बट मोनेरेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने और क्या देखा, एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, क्योंकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है कि पूछेगा अगर कि इनमें से कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, तो आपको बता देना होगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। दिस किंगडम includes unicellular form usually found in aquatic habitats on the basis of mode of nutrition. They are autotrophic, parasitic or saprophytic. Diatoms, flagellates and protozoa comes under this kingdom. Euglena have both heterotrophic and autotrophic mode of nutrition, so it is placed between plant and animal. तो यूग्लिना यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया ना आपको, ये चीज़ भी याद करके रखिए कि यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसके पास हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। और हाँ, ये समझ लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो सारे होंगे जो खुद से अपना खाना बना लेंगे। खाना बना लेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ही है ऐसा कि खुद से खाना बना लेता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोरोफिल जो होता है उनका, वो सन लाइट कैप्चर करके खुद से वो लोग अपना जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू भी वो लोग खुद से जनरेट करते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासिटिक में होगा कि एक कोई होस्ट है उसके ऊपर आ जाएगा, जो पैरासाइट है वो आ जाएगा और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन अपना लेगा, तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और ये तरीका है पैरासिटिज्म का। ठीक है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक जो भी है, डेड एंड डिकेड मटेरियल्स पे फीड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंगी में क्या देखना है? दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट। फंगी जितने भी सारे होंगे इसमें नॉन ग्रीन प्लांट होंगे, एक भी प्लांट जो ग्रीन है वो इसमें नहीं आएगा। दीज हैज़
It has saprophytic nutrition growing on dead and decaying organic matter. I told you ना कि ये लोग dead और decayed matters पे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है फंगी, ठीक है। और ये जो तरीका होता है उसको saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। द सेल वॉल इज़ composed ऑफ काइटिन। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे मशरूम, म्यूकर, अल्ब्यूगो। तो अब देख लीजिए, अब फंगी में आपको क्या क्या याद रखना है। आपको फंगी में ये क्या याद रखना है कि जितने भी सारे नॉन ग्रीन प्लांट होंगे फंगी होंगे। ये इनका तरीका जो न्यूट्रिशन का होता है सैप्रोफाइटिक मोड होगा। इनके पास जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मशरूम देख सकते हैं, म्यूकर देख सकते हैं और अल्ब्यूगो देख सकते हैं। फिर आएगा, हाँ, फिर आता है प्लांट, यस सॉरी, तो फिर आता है ये प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम देखते हैं एक्सेप्ट अलगी, डेटम्स, फंगी, मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड अच्छा हाँ, यहाँ प्लांट में कौन कौन सब आ जाएगा, तो एक तो हम सबसे पहले मोनरा को हटा देंगे, ठीक है। फिर डेटम, फंगी और मोनरा और प्रोटिस्टा को हटा दिए, फिर फंगी, डेटम को हटा दिए और कुछ अलगी को हटा के जितने भी प्लांट होंगे सब प्लांट किंगडम में आएंगे। वहाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ है। Animals, most animals comes under this kingdom except protozoan। प्रोटोजोअन को अगर छोड़ देते हैं तो जितने भी किंगडम है, जितने भी एनिमल हैं सब इसी किंगडम में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये सिस्टम है, जो भी हम प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं ना, इनके नोमेनक्लेचर, इनको नाम दिया गया है इस तरीके से कि पहला जो नाम होता है वो जीनस होता है और दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज़ होता है। और इसमें ये भी है कि पहला जो जीनस नाम होगा ना वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, बट जैसे कि होमो सैपियंस हम बोलते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग को होमो सैपियंस बोला जाता है। और सैपियंस को ऐसे कैपिटल लिखना नहीं है, ये छोटा होगा, मतलब स्मॉल लेटर में सैपियंस लिखाएगा। बट होमो में ऐसा नहीं कि आप होमो ऐसे लिख दीजिएगा होमो, ये गलत हो जाएगा बायोलॉजी के हिसाब से। बाकी जिसको नहीं पता है वो लोग तो लिखेंगे। और हाँ, बायोलॉजी में ये भी होता है कि होमो सैपियंस अगर आपको लिखना है एग्जैक्टली अगर आपको लिखना है ना, तो आपको क्या करना होगा, आप तो ऐसे इटैलिक्स नहीं लिखेंगे। इटैलिक्स लिखिएगा तो लगेगा कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग है आपकी। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजी का ये तरीका होता है, होमो को अंडरलाइन कर दीजिए और सैपियन को अब अंडरलाइन कर दीजिए, तब होगा ये बायोलॉजिकल, इनका परफेक्ट नोमेनक्लेचर ऐसे लिखा जाता है। माइंड यू दिस इज स्मॉल लेटर, ओके, दिस वन इज कैपिटल। चलिए, तो अब देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यहाँ पे तरीका क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। देयर वाज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, इंटरनेशनली भी उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। तो इसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाया गया। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम, ठीक है, मैंने बताया आपको। पहला नेम जो होता है वो जीनस होता है, always start with capital letter, and second name is a species that is start with small letter. So this is the way if you are writing। अभी तो आपका OMR सीट भरना है, आपको नहीं लिखना है, बट जिनको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है, साइंस में सब्जेक्टिव पेपर है या मेंस में आएगा, जो बॉटनी और जूलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे अगर लिख के आ गए ना कि होमो सैपियंस, होमो में एच को छोटा कर दिए, एस को बड़ा कर दिए, ये सब नहीं होता। ये तरीका ही है बायोलॉजी में और ये पता होना चाहिए। और ये आपको हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए कि जीनस फर्स्ट नेम होता है या सेकंड नेम होता है, ऐसे करके, तो ये भी ध्यान रखिए आप। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमो सैपियन। होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस हुज वन स्पीसीज इज सैपियंस। तो होमो एक ग्रुप है, होमो एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसका एक स्पीसीज है सैपियंस। होमो इरेक्टस होता है, बहुत सारा स्पीसीज होता है, होमो तो हो गया और उसके बहुत सारे स्पीसीज होंगे जिसमें कि होमो सैपियंस जो है वो हमारा है। चलिए, यहाँ पे और एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, जैसे मैन को हम होमो सैपियंस बोलते हैं, कैट को फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, फ्रॉग को राइना टाइगरीना बोलते हैं, डॉग को हम कैनिस फैमिलियरिस बोलते हैं, काऊ को हम बॉस इंडिकस बोलते हैं, हाउस फ्लाई को हम मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, मैंगो को हम मैंगिफेरा इंडिका बोलते हैं,
राइस को हम ओराइजा सैटिवा बोलते हैं। पी को हम ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट है ये, ट्राइटिकम एस्टिवम। पी हम बोलते हैं पाइसम सैटिवम को। ग्राम को सिसर एरिटिनम बोलते हैं। मस्टर्ड को हम ब्रासिका कैम्स्ट्रिस बोलते हैं। तो देखिए, इसको आपको प्रोनाउंस करने की ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कभी ज़रूरत होती है नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट को इस लेवल पे, जब हम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस आपको लेकिन ये याद रखना होगा, नाम आपको ध्यान में रखना होगा। प्रोनाउंसिएशन आप नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये सब नाम ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे पे कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं आज यहीं पे, क्योंकि ये जो स्टडी ऑफ सेल है इसमें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, वो भी पढ़ना है क्या? हाँ, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्रोमोसोम्स तक आ गया, डीएनए आरएनए आ गया, माइटोसिस भी यहीं पढ़ना है इसी चैप्टर में। माइटोसिस, मियोसिस, साइटोलॉजी, अरे अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, ठीक है। आज नहीं हो पाएगा ये, आज हम सेकंड जो हम लिविंग किए और क्लासिफिकेशन किए वहीं पे रख देते हैं। नेक्स्ट दिन हम देखेंगे ये वाला चैप्टर, सेल चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज तो चलिए, तो फिर आप इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई कहीं पे परेशानी लगी तो आप अपना कंसर्न यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों का ये भी आ रहा है कि इस सीरीज़ को हिंदी में कराइए, तो अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश वाला। अब जल्दी से इंग्लिश वाला ख़त्म कर लेते हैं, फिर हिंदी में करेंगे उसको। बोलते तो वैसे हम हिंदी में ही हैं, तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हिंदी में ही हिंदी वाले को समझ में आएगा, मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो भी हम कर लेंगे। बट अब ये तो स्टार्ट हो गया ना, अब इसको आधा छोड़ के फिर हिंदी में शिफ्ट हो जाएं, वो तो फिर गलत बात है। तो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, फिर हिंदी वाला करेंगे। तो ये वाला कंसर्न छोड़ के आप दूसरा कोई कंसर्न है तब यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारे से जुड़ना है, टेलीग्राम पे बहुत सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, क्विज़ टेस्ट ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको उसका भी बेनिफिट लेना है तो आप आके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन भी दबा के रखिए। और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप देख सकते हैं कि आज वाला चैप्टर आपके काम का है कि नहीं। अगर है तो आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए, फिर से आप अपना क्वेश्चन रखिए आपको जहाँ दिक्कत आती है। और अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मारिए, अपने पढ़ाई पे लगिए, अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपना इन्हांसमेंट कीजिए। फाइनल टारगेट तो यही होना चाहिए कि सबका सिलेक्शन हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।